अस्सलामु अलैकुम। मैं नजमुस साकिब। हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में और उसके बाद अमली ज़िंदगी में लीडर्स के बारे में पढ़ा, लीडर्स के बारे में सुना कि लीडर क्या होता है। तो लीडर वो होता है जो लीड करता है, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन क्या हर लीड करने वाला शख्स जो है लीडर होता भी है कि नहीं, और बुनियादी तौर पे वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुमय्यज़ करती हैं किसी बड़े लीडर को एक आम लीडर से। बड़ा लीडर जो है ना, उसका दिल भी बड़ा होता है। बड़ा लीडर जो है उसकी विजनरी अप्रोच होती है। वो ये नहीं देखता कि मैं 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तो इधर तक ही बस रहे, बस 3 साल बस आराम से गुजर जाएं। वो अपनी कौम के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ इस तरह से सोचता है कि आज से 500 साल बाद, 400 साल बाद, 300 साल बाद किस तरह की सूरत हाल होगी माशी, सोसाइटी की और सियासी, और मंजरनामे क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें मैंने अपने लोगों को किस तरीके से उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल करना है, उनकी खुशहाली किस तरह देखनी है। ये बड़ा लीडर होता है। अब यह कि आजकल के ज़माने में बड़ा लीडर ज़रा कम पैदा होता है। कहीं कहीं कोई नज़र आता है, कोई एक आध नेल्सन मंडेला टाइप, कोई एक आध कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा, या फॉर दैट मैटर जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा, कि जिसने सबको इकट्ठा कर लिया लाहौर में, ओवैसी बना दी, जिसने एटॉमिक बॉम्ब का सोच के, अब देखें ना कितना काम आ रहा है इस वक्त, विजनरी सोच। मैं जब देखता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को, तो उन्होंने बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से अपना आप शुरू किया। तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। अब जाहिर है चौथी दफ़ा तो नहीं बन सकते, फिर ये रिटायर हो जाएंगे, फिर सबने, मैंने भी मर जाना है, सबने मर जाना है, ये भी मर जाएंगे। लोग याद क्या करेंगे? लोग क्या सोचेंगे कि यार हाँ, ये जो 3 अदवार थे नरेंद्र मोदी साहब के, इसमें क्या ऐसी बात हुई, हिंदुस्तान को क्या ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान ने क्या कमाल किया कि जो कि क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी साहब को। मैंने बड़ा सोचा। अब उनका तीसरा दौर शुरू हुआ है। मैंने बड़ा सोचा कि अभी तक तो कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं हुई, क्योंकि अगर आप लीडर की बात करते हैं तो ये सार्क रीजन जो है ना, ये देख लीजिए, नेपाल को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, फिर उसके बाद पाकिस्तान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें। ये सारे ममालिक जो हैं, क्या मानते हैं कि मोदी इन सब का लीडर है? तो जो अपने इलाके में लीडर ना बन सका, वो आलमी तौर पे कैसे लीडर बनेगा? एक लीडर होता है और एक होता है लीडर ऑफ द लीडर्स, जो लीडर्स को लीड करता है। क्या मोदी साहब उस कैटेगरी में आते हैं? फिर एक और बात है, जब आप अमन के लिए, जंग के खिलाफ अमन के लिए कोशिशें करते हैं, तो आपको एक प्राइज मिलता है, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज फॉर पीस। अमन का आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है कि आपने दुनिया में, अपने इलाके में अमन कायम करने के लिए ये कोशिशें की, लिहाजा इस वजह से आपको इस दफ़ा का अमन का नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं ये देखूं कि जब ये तीसरा टेन्योर मोदी साहब का ख़त्म होता है, उसके बाद तो ज़ाहिर है एक आम शहरी हिंदुस्तानी की तरह ये अपनी ज़िंदगी बाकी की गुजारेंगे। कोई और होगा जो आएगा, मसनद पे बैठेगा, कोई और होगा न्यू दिल्ली में, कोई और होगा इंडिया में। तो जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उस वक़्त ये क्या सोचेंगे कि अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं ये स्टेप्स ले लेता जो मैं ले सकता था, तो मुझे नोबेल प्राइज मिल सकता था अमन का। अब एक पाकिस्तानी शहरी है जो कि नरेंद्र मोदी साहब को डिस्कस कर रहा है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी।
तो मैंने सोचा कि अगर अब तक तीसरे टेन्योर में आते आते मोदी साहब ने कोई ऐसी काबिले जिक्र बात नहीं की जिससे कि इलाके में अमन पैदा हो, जिससे ये पता लगे कि मोदी साहब जो हैं कम से कम इस सार्क रीजन के लीडर हैं, दुनिया को छोड़ के इस रीजन के लीडर हैं, अभी तक तो नहीं की। तो क्या कर सकते हैं वो कि उनको लीडर तो वो ये अब नहीं बन सकते, बड़ी देर हो गई है, इस इलाके के लीडर वो नहीं बन सकते, देर हो गई है। वो क्या कर सकते हैं कि उनको अमन का नोबेल प्राइज मिले? इसके जवाब में सीधा सीधा सा एक जो है ना वो आपको मंजरनामा बताता हूं। इस इलाके में पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1948 से 47 से ही आमने सामने है। जंगें होती हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, कभी सिर्फ बुरा होता है, कभी लल पीरियड आता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हालात वैसे ही रहते हैं ना, जिस तरह लहरें उठती हैं और लहरें चली जाती हैं। जब से ये पहलगाम का वाकया पेश आया है तो हालात जो हैं वो कशीदा हैं, पाक भारत ताल्लुकात कशीदा हैं। कुछ लोग जंगों की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जंग होगी। अब मोदी साहब को ये तो नहीं ना सूट करता कि वो जंग जो है वो शुरू करेंगे, पाकिस्तान ने तो पहल नहीं करनी। मैं उनको एक आइडिया दे रहा हूं, और अगर ये हमारा पॉडकास्ट उन तक पहुंचता है या कोई पहुंचा दे तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या हर्ज है कि अगर मोदी साहब को अपने तीसरे टेन्योर के दौरान अमन का नोबेल प्राइज मिले। वो कैसे मिल सकता है? इस इलाके में अमन पैदा करेंगे, और इस इलाके में अमन पैदा करने के लिए मसला कश्मीर को सिर्फ हल करना है। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अगर मोदी साहब कश्मीर का मसला कश्मीरियों के जो हक में जाता है उस तरह से इसका हल करेंगे, कश्मीरियों को उनके हुकूक देंगे, वाक़यातन तकरीरों की हद तक नहीं, उनको उनकी जो वो जो उनकी है सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, जो उनकी वो हम कहते हैं कि यानी इनएलियनेटेड किस्म का उनका राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको अपनी जगह को खुद वो मैन करें, खुद उसको चलाएं। अगर वो मसला कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मौजूद है 1947-48 से आज तक, जिसमें हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो भी मौजूद हैं, वो उस मसले के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर मोदी साहब ये मसला कश्मीर हल करते हैं, दुनिया जाहिर है अप्रिशिएट करेगी, इस इलाके में वो एक बड़े लीडर बन के उभरेंगे, और लगता है कि अगला अमन का नोबेल प्राइज नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। और ये वो वाहिद वक्त मौका होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम दिल से मुबारकबाद देगी कि नरेंद्र मोदी साहब, आपने ये जो नोबेल प्राइज लिया है, हमारे दिल की गहराइयों से हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने मसला कश्मीर का एक परमानेंट हल कर दिया।